चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल और शुभ संध्या। आप सभी जल्दी से लाइव आ जाएं और कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट कर दें। फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे यहीं से और बात कर रहे होंगे आज मॉडर्न एमपी की। कल तक हम बात कर रहे थे और बात करते हुए हम आ चुके थे कहाँ तक, मॉडर्न एमपी तक पहुंच चुके थे। और उसी के आगे आज हमारी क्या हो रही होगी, बात हो रही होगी। तो जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल, चंद्रमौली द्विवेदी जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से आ जाओ लाइव। और फिर क्या करो, एक बार लाइव आकर के आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि जो स्टार्टिंग का हमारा 5 मिनट होता है उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अपनी बातें करेंगे। और देन हम किसकी बात करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में हम बात किया करेंगे। देखिए, कल थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, इसलिए आप लोगों से कोई बात नहीं हो पाई आखिरी के कुछ मिनटों में, क्योंकि हमने क्लास ही कल कितने टाइम पर छोड़ी थी, 8:05 PM पर छोड़ी थी, 8:05 में छोड़ा था मैंने क्लास, इसलिए आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा, पंकज रावत जी, सर डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहे हैं सर। अच्छा, डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहे हैं, चलने लग जाएंगे। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा, मैंने बोल दिया है और आपके कहते ही मैंने बोल दिया और वो चलने लग जाएंगे। एक बार आप उसे क्या करिएगा, वापस देख लीजिएगा, रिफ्रेश करिएगा, चलना स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड वीडियो भी। अभी मैंने आपके सामने ही बोल दिया है, तो इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो। और अगर जय हिंद सोमदेव जी, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? किसी की शादी आदि तो अब नहीं हो रही है? हाँ भाई, हिंदू कल्चर की अगर बात करते हैं तो अब तो हिंदू कल्चर में शादी नहीं है। आप लोगों को अब आ जाना चाहिए। और आप लोग रोज पूछा करते थे सर एग्जाम कब से है, तो एग्जाम टाइम आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी आप लोग मुझे कम दिखाई देने लग गए हैं। आप लोगों ने कहा था सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री को लेकर के और हिस्ट्री के डाउट होंगे और वहां से हम क्या करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। अभी इस रीजन पर डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास क्या है, हिस्ट्री में भी डाउट नहीं है, या आप लोग पढ़ नहीं रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है? आशु जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। तो एक बात बताओ आप लोग कि आप लोगों के पास डाउट है नहीं, या मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा? तो आपको ये लग रहा है कि चलो एक काम करते हैं, जैसे बचपन में आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट हो गया। ऐसा भी तो नहीं है कि आगे आगे आप लोग क्या कर रहे हैं, पाठ करते चले जा रहे और सीधे सीधे सपाट होता चला जा रहा। अच्छा, आशु जी कह रहे सर कम कम अच्छा चल रहा है। अच्छा, पंकज जी कह रहे सर अच्छा चल रहा है। आशु जी कह रहे सर कम कम। अरे भाई, आओगे अगर जहां पर आपको कम होता है तो आप लोग जब बताओगे तो मैं उसे और क्या करूंगा, बताता हुआ चलूंगा। देखो, हाँ कम कम मैं भी जानता हूं कि कम कम, इसलिए मैं भी कह सकता हूं कि हम इतिहास को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के डिटेल में नहीं देख रहे हैं। डिटेल का मतलब होता है, अच्छा मैंने बहुत दिनों से टेस्ट नहीं लिया है। टेस्ट देखो, एक काम करना आप, अच्छा आपका टेकचंद जी का फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं है। आज अगर आपका फर्स्ट डे है तो हमारा टॉपिक भी नया होगा। ठीक है टेकचंद जी, बिल्कुल आप चिंता मत करें। और आशु सूर्यवंशी जी, आपने बहुत दिनों से टेस्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं है, मैं टेस्ट ले लूंगा। मोहित यादव जी, सर बहुत अच्छा पढ़ाया। अब एक यशवंत यादव जी का छूट गया सर, एमपी के प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ अपलोड। देखो बच्चे, मैं जो आप लोगों से क्या कराता हूं, आप लोगों को टेस्ट कराता हूं, वो सभी बिल्कुल लगवा दिया हूं। देखो आपके पास 2 नए टेस्ट पहुंच गए होंगे, एक तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या से रिलेटेड टेस्ट पहुंच गया होगा और एक ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर से पहुंच गया होगा। हाँ, मैं आपकी पंकज जी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। अभी मैं टेक्निकल टीम से बोल चुका हूं, वो चेक कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नैनिका यादव जी, सर प्रैक्टिस सेट लगवा दीजिए। बिल्कुल लगवा दूंगा, 2-3 करवा दूंगा। ठीक है सर, ट्रांसपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट टॉपिक भी करवा देना। देखो रूरल डेवलपमेंट टॉपिक में मोहित जी हमने क्या देखा था, उस पर हम बात कर रहे थे, जब आप लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री देखा था और एग्रीकल्चर देखा था, वो रूरल डेवलपमेंट में ही आता है। जो आप लोग रूरल डेवलपमेंट अलग से सोचते हो ना, वो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, वही हमारा क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट आप कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो है, देखो हमारे पास क्या है, हम देखेंगे सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में क्या दिखाई देता है, एक तो रेल यातायात है, दूसरा हमारे नंबर पास क्या है, सड़क है, और तीसरा है हवाई मार्ग।
क्योंकि जल मार्ग हमारे यहाँ कोई विकसित नहीं है, तो जल मार्ग की हम बात नहीं करेंगे। तो इन सारी बातों को एक क्लास में देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बिल्कुल, देखो मैंने आपको क्या बताया, आपने एमपी पुलिस के लिए लिया है। देखो मैं आप लोगों को अभी कह देता हूं कि एमपी जीके आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एमपी जीके आपको फिर कुछ नहीं करना। आप लोग पूछते हो ना सर कोई रेफरेंस बुक बता दो एक डिटेल में पढ़ने के लिए, तो डिटेल में एक कहानी के रूप में आपको मध्य प्रदेश के लिए क्या करना पड़ेगा जब आप मेंस में जाओगे एमपीपीएससी तब। देखो क्लास अगर टेकचंद जी मैं बात करता हूं तो अभी 6-7 तो ज्यादा, हाँ 6-7 क्लास मान लेते हैं। मैंने 8 कही थी, 3 ले चुका हूं, 7-8 क्लासेस हमारे पास और होंगी लाइव। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऐप में मैंने आप सभी से कहा हुआ है कि मैं आप सभी के लिए क्या लाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, ठीक है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। साथ में इसमें मैं क्या करूंगा, यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट सीरीज के साथ आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट। और ये वाला जो हमारा ऐप पर होगा, इसे हम चलाने की मैंने वैसे बात रख दी है मैनेजमेंट में, मैं इसे फ्री कर दूंगा सभी बच्चों के लिए। देखो आप सभी ने मेरा बैच परचेज किया था, ठीक है, जब आप लोगों ने बैच परचेज किया उस समय मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट सीरीज को भी साथ लेकर के चलूंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज को साथ लेकर के चलता हूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी, और इंफॉर्मेशन कम मैं आपको देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपके लिए फ्री लेकर के आऊंगा। तो लगभग 1 महीने हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस लगाएंगे, मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले भी देख लेंगे। तो ये वाला बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है टेकचंद जी। क्लास कितने दिनों तक चलेगा, तो अभी क्लास आपका जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास 6 मंथ तक रहेंगे, जिस दिन मैं बैच कंप्लीट करूंगा उस दिन से लेकर के। चलिए आज आ जाते हैं और हेडिंग डालते हैं, और आकर के हेडिंग डालिए पहली आज की, मालवा का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है। इस रीजन को हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मालवा। मालवा के इतिहास को लेकर के थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। पहले स्टार्टिंग में देखिए, जब हम बात करते हैं मालवा के इतिहास को लेकर के, तो मालवा हमको कहां से दिखाई देता है, यह सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए कि जो ये मालवा है, इस मालवा का नेम मालवा कैसे पड़ा, ठीक है। इसका नाम जो है, जो आप इसका नाम देखते हैं, जो इसके नेम को देखते हैं, इसका नेम आपको मालवा के रूप में कैसे दिखाई देता है, या इसका नाम जो है मालवा कैसे पड़ा। तो देखिए, जो इस मालवा के नाम की हम बात करते हैं, तो मालवा नाम पड़ता है यहां पर, अगर बात करें तो ड्यू टू मालव ट्राइब, यहां पर क्या मिलते हैं हमको, ड्यू टू द मालव, ठीक है। यहां पर क्या थे आपके, मालव एक कास्ट थी, ठीक है। आपको क्या दिखाई देगा, मालव कास्ट दिखाई देगा, ठीक है। और इसी कास्ट के नाम पर, मतलब मालव जाति के नाम पर ही क्या हुआ है, इस रीजन का नाम मालवा पड़ा है। हाँ बिल्कुल कराएंगे नैनिका जी, एमपी पॉलिटी कराएंगे भाई, मैंने जो जो कहा है वो सब कराऊंगा, आप लोग परेशान मत हुआ करो। इसमें आओ पहले देखो नेम क्या है, मैंने कहा जो आप लोग मालवा पढ़ते हैं, जो हमारा मालवा का रीजन है, मालवा का रीजन का नाम मालवा कैसे पड़ा, तो ड्यू टू द मालव कास्ट, यहां पर एक जाति रहती थी और इस जाति का नाम क्या था, मालव जाति, और इनकी जनसंख्या यहां पर ज्यादा थी, और इनकी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इस रीजन का नाम क्या पड़ा, मालवा पड़ता है। लेकिन यह मालवा नाम दिया किसने है, ठीक है, मालवा का मालवा नाम दिया किसने, तो ये नेम जब देने की बात आती है, ठीक है, तो इस नेम को दिया है, आप लोगों को मैंने इतिहास पढ़ाते समय एक वंश का नाम बताया था, अगर आप सभी को याद होगा, औलिकार वंश के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। कौन सा वंश हो जाता है हमारे पास, औलिकार हो जाएंगे, और इन्हीं औलिकारों ने क्या किया है, ये औलिकार वंश के औलिकारों ने ही क्या दिया है, मालवा को मालवा नाम दिया है, ठीक है। अगर हमसे बात किया जाए तो इसको नेम दिया किसने, ठीक है, तो देने की जब बात करते हैं तो औलिकार हमको दिखाई देते हैं, और यही क्या करते हैं, मालवा को नाम देते हैं,
गेव, ठीक है, द नेम ऑफ मालवा। ठीक है, मालवा को किसने दिया है? तो याद रखिएगा, औलिकारों ने मालवा नाम दिया। ठीक है, कौन देता है? तो इसमें पहली बात समझो कि जो हमारा मालवा नाम है, मालवा को मालव जाति की यहां पर जनसंख्या ज्यादा थी, और इसी मालव जाति की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो औलिकार हुए, इन औलिकारों ने क्या कर दिया? मालवा को मालवा नाम दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया है? मालवा को मालवा नाम दे दिया। इस वंश का जो औलिकार वंश का शासक हुआ, औलिकार वंश के जब शासक के विषय में हम बात कर रहे थे, तो आप सभी को याद होगा एक नाम, और इस व्यक्ति का नाम था नरवर्मन। क्या नाम होता है? नरवर्मन इनका नाम होता है। ठीक है, और नरवर्मन प्रथम, ये क्या है? नरवर्मन प्रथम जो है औलिकार वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, या हम यह कह सकते हैं कि ये क्या था? नरवर्मन प्रथम इसका शासक था। ठीक है, औलिकारों का अगर हम बात करते हैं तो नरवर्मन प्रथम शासक के रूप में दिखाई देता है। किसका? औलिकारों का। और ये किसका समकालीन था? तो देखो, इसके टाइम पर आपको दिखाई देता है चंद्रगुप्त। ठीक है, कौन दिखाई देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये किसका समकालीन है? चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन है। मतलब हम कहां पर देख रहे हैं? गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या दिखाई देगा? समकालीन दिखाई देगा। ये जो है इसके समकाल में दिखाई देता है। जो औलिकार थे, औलिकारों की कैपिटल क्या थी? तो इन्होंने, औलिकारों ने अपनी कैपिटल क्या बनाई? तो देखो, स्टार्टिंग तौर पर ये अपनी कैपिटल बनाते हैं मंदसौर। कौन सी कैपिटल बनाएंगे? मंदसौर। मैंने आप लोगों से मंदसौर अभिलेख की भी चर्चा की थी यहां पर। तो आपको क्या दिखाई देता है? मंदसौर दिखाई देता है। और इनके क्या है? राजधानी के रूप में हम मंदसौर देखते हैं। जैसे ही हम मालवा के इतिहास में आगे बढ़ते हैं, तो मालवा के इतिहास में हमको जो मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक दिखाई देता है, मालवा के सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करते हैं, तो यहां पर हमको पवार वंश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा वंश दिखाई देता है? सॉरी, परमार वंश, पवार मैंने कह दिया। मालवा में हमने क्या देखा था? परमार वंश। ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है यहां पर? परमार डायनेस्टी देखने को मिली थी। और यही परमार डायनेस्टी जो आप देखते हैं, ये क्या थे? मालवा के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपको बताना होगा सबसे शक्तिशाली शासक हमको क्या दिखाई देते हैं? तो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक था ये। मतलब आप जब देखेंगे किसके विषय में, तो आप देखते हैं जब परमार वंश के बारे में, तो परमार वंश ही क्या हुआ? मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। इसी परमार वंश के समय आपको क्या मिला था? परमार वंश के समय हमने परमार वंश की एक क्या देखी थी? उदयपुर। अगर आप लोगों को याद होगा तो उदयपुर प्रशस्ति के विषय में हमने बात की थी। और उदयपुर प्रशस्ति किसके विषय को लेकर के थी? ठीक है, तो उदयपुर जब हमने प्रशस्ति देखी थी, इस प्रशस्ति में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या दिखाई देता है आपको? उदयपुर प्रशस्ति दिखाई देती है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये परमार वंश से ही रिलेटेड है। और इसी परमार वंश से रिलेटेड हमको जो उदयपुर प्रशस्ति दिखाई देती है, ये क्या है? इसी प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि इसका एक शासक था, और इसके शासक का नाम क्या था? बेरी सिंह था। ठीक है, मालवा का शासक हुआ कौन परमार वंश में? बेरी सिंह। और ये जो आपको बेरी सिंह देखने को मिलते हैं, इन्हीं बेरी सिंह ने क्या किया था? इन्हीं बेरी सिंह ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी। और ये क्या करता है? अपनी राजधानी कहां ले जाएगा? तो इसके बाद क्या हो गया? जब परमार वंश आए, तो परमार वंशों की राजधानी क्या थी? तो आपको मालूम है उज्जैन थी। और उज्जैन इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन जब बेरी सिंह आता है, तो ये क्या करेगा?
ये अपनी राजधानी को उज्जैन से, ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो उज्जैन टू कहां लेकर के चला जाएगा, उज्जैन से लेकर के ये चला जाता है धार। क्या कर देता है, अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देता है, और अपनी राजधानी बेरी सिंह ट्रांसफर कहां करके ले जाता है, उज्जैन से धार ले जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि उज्जैन किसके समय में राजधानी थी, मालवा के किस वंश के समय, तो ये कौन है, मालवा का परमार वंश है। इनके समय शुरुआती तौर पर क्या है, राजधानी इनकी उज्जैन है। किसके समय पर, ठीक है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ट्रांसफर कर धार पहुंचाया, तो अब आपको क्या बताना है, धार पहुंचाने वाला जो शासक था उसका नाम क्या है, बेरी सिंह है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, धार पहुंचा दिया अपनी राजधानी। अब देखिए परमार वंश का जो सबसे प्रतापी राजा या सबसे शक्तिशाली राजा आता है, इस राजा का नाम हमने देखा था वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, तो वाक्यपति मुंज आपको देखने को मिल जाएंगे परमार वंश में, मालवा में। ठीक है, और ये परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसी के शासनकाल को कहा जाता है कि ये मालवा का गोल्डन पीरियड है। ठीक है, मालवा का वाक्यपति मुंज के शासनकाल को मालवा का स्वर्णकाल या स्वर्णकाल की स्टार्टिंग कहते हैं। ठीक है, स्वर्णकाल कहते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ मालवा। ठीक है, किसका शासनकाल हो जाता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा किसके शासनकाल में, वाक्यपति मुंज के शासनकाल में आपको गोल्डन टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, गोल्डन टाइम कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा, गोल्डन टाइम ऑफ मालवा। गोल्डन टाइम ऑफ मालवा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, इसी के बारे में हमको बताना है। देखिए आप लोगों ने एक विदेशी यात्री का नाम सुना होगा, टॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश एम्बेसडर के रूप में आते हैं सूरत। सूरत से वो कहां जाएंगे, सूरत से वो जाएंगे ऑन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और जहांगीर की कोर्ट में कहां पर पहुंचते हैं, आगरा में पहुंचते हैं। बात कब की चल रही, सन 1616 की चल रही है। और वहां पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, जहांगीर के साथ साथ ही घूमेंगे, और जहांगीर के साथ पहुंचेंगे अजमेर। अजमेर के बाद वो कहां पहुंचते हैं, वो आते हैं मांडू, घूमते हैं। मांडू किसका पार्ट है, तो मांडू आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा मालवा का। अगर मालवा के इतिहास की बात करते हैं तो मालवा का अंतिम शासक कौन था, तो मैंने आपको बताया था मालवा का अंतिम शासक आपको दिखाई देगा बाज बहादुर। और आप लोगों ने रानी रूपमती की बात सुनी थी, तो बाज बहादुर क्या है, बाज बहादुर आपको मालवा का अंतिम शासक देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछता है कि मालवा का अंतिम शासक कौन सा है, तो बाज बहादुर है। बाज बहादुर और साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए रानी रूपमती, क्या पूछा जाएगा, रानी रूपमती पूछा जाएगा। तो देखो ये एक तरफ आपको रानी रूपमती देखने को मिलेंगी, एक तरफ आपको कौन दिखाई देगा, बाज बहादुर। इनके प्रेम के लिए क्या प्रसिद्ध है, मांडू प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, मैंने आपको बताया था इससे क्या होता है, ऐसे जो है अकबर की सेना पराजित कर देती है, और जब पराजित कर देती है इसके उपरांत क्या करते हैं, रानी रूपमती सुसाइड कर लेती है, और ये कहां रहने लग जाता है, ये पहुंच जाता है दिल्ली। और ये क्या करता है, वहां से बार बार रानी रूपमती की कब्र में आएगा हर वर्ष, और आगे चल करके ये क्या करता है, इसी रानी रूपमती की कब्र में ही क्या होती है, इसकी जान चली जाती है। और जब यहीं पर इसकी जान चली जाती है तो आगे चल करके क्या करता है, अकबर इसकी समाधि कहां पर बना देता है, यहीं मालवा में बना देगा, जो जगह है याद रखिएगा संग्रामपुर। कहां पर, संग्रामपुर। अगर अब आपसे पूछा जाए कि रानी रूपमती, ठीक है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां पर है, ठीक है, तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि
अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इन दोनों की समाधि आपको कहां पर देखने को मिलेगी, सारंगपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा, संग्रामपुर, सॉरी संग्रामपुर वर्तमान समय में है कहां पर, तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आप कहां नहीं पहुंच जाना, मांडू मत पहुंच जाना। पहले बात समझना, यहां पर ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जब आपसे समाधियां पूछेगा तो समाधियों में आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन, रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां पर है, तो याद रखिएगा सारंगपुर राजगढ़ में है। इसे बनवाया किसने है, तो इसे बनवाया है अकबर ने 1568 ईस्वी में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। और अकबर कब करवाता है इसका निर्माण, 1568 ईस्वी में। इनके प्रेम और एक दूसरे के प्रति इनकी तड़प को देख करके अकबर क्या करता है, आगे चल करके यहां पर क्या करेगा, निर्माण करवा देते हैं इनकी समाधि का। कहां पर, तो यह है आपका जिला राजगढ़ सारंगपुर में। ठीक है, कहां पर है हम, जिला राजगढ़ सारंगपुर में इनकी हमको क्या दिखाई देती है, समाधि देखने को मिलती है। इतनी बातें जो है हमको इनके साथ याद रखनी है मालवा के विषय में। जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी मालवा के विषय में वो यही थी। तो देखो यहां से मैं आपको एक बार क्वेश्चन निकाल के दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालवा को मालवा किसने नाम दिया, तो याद रखना मालवा को मालवा नाम देने वाले कौन थे, औलिकार वंश के शासक थे। ठीक है, किसने दिया है, औलिकारों ने दिया है। ठीक है, क्यों दिया है, तो याद रखिएगा यहां पर मालव जाति की जनसंख्या ज्यादा थी, इसके आधार पर दिया है। औलिकार वंश का जो प्रथम शासक है नरवर्मन प्रथम, ठीक है, ये क्या है, तो ये शासक था और इसकी कैपिटल क्या थी, मंदसौर थी। आपसे पूछा जाएगा कि नरवर्मन किसका समकालीन है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन है। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट वन आ जाओ, अगला परमार वंश क्या थे, तो परमार वंश जो है मालवा का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, परमार वंश के समय जो आप उदयपुर प्रशस्ति देखते हैं किससे जुड़ी है, तो याद रखिएगा परमार वंश से। इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि मालवा का शासक था बेरी सिंह जो परमार वंश से आता था। इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो है उज्जैन से कहां पर ट्रांसफर कर दी, धार ट्रांसफर कर दी। तो इतनी बातें इस बात पे याद रख करके चलनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आओ यहां पर देखो वाक्यपति मुंज के शासनकाल को क्या कहा जाता है, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ मालवा। गोल्डन टाइम की अगर बात करते हैं मालवा की तो किसका टाइम पीरियड है, वाक्यपति मुंज का। इसी के समय शुरुआत होती है। रानी रूपमती की समाधि कहां पर है, तो आपको आंसर क्या देना है, सारंगपुर में है, सॉरी संग्रामपुर में है। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़। बाज बहादुर की समाधि भी कहां पर है, तो याद रखिएगा संग्रामपुर में है, डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा हमारा राजगढ़। इतनी बातें इस पे हमें जानने की जरूरत थी। नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात देखते हैं और आकर हेडिंग डाल दो, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का आधुनिक कालीन इतिहास, या ये से हम क्या कहेंगे, आधुनिक इतिहास। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास की शुरुआत किसके साथ होती है, तो आपको मालूम है अगर हम भारत के विषय में देखते हैं आधुनिक इतिहास की शुरुआत, तो हमारी शुरुआत पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद हमको देखने को मिल जाएगी, द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरे भारत पर अब यह डिसाइड हो गया था कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा। और इस क्रम में क्या हुआ, मराठे पराजित हो जाते हैं और मराठों के पराजित होने ने इस बात को निश्चित कर दिया कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा। पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह नहीं बताया था कि कौन भारत में युद्ध करेगा, बल्कि पानीपत के युद्ध ने यह बता दिया कि अब भारत में कौन शासन नहीं करेगा। देखिए इसके पीछे रीजन यह है कि जब पानीपत में मराठाओं की हार होती है तो मराठाओं की शक्ति क्या हो जाती है, पूरी तरह से छीड़ हो जाती है। और मराठा क्या है, जब उनकी शक्ति टूट जाती है तो वो वापस कभी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे उन पे क्या होता चला जाएगा, फूट पड़ती चली जाएगी और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन ये घटनाक्रम की शुरुआत कहां से होती है, तो याद रखिएगा 1707 में। एक डेट हमेशा याद रखना 1707। ये डेट कैसी है, तो 1707 में औरंगजेब की
मृत्यु हो जाती है। देखिए जब तक औरंगजेब जीवित है, मराठा क्या करेंगे, इसके खिलाफ अभियान करेंगे, पूरे के पूरे मालवा में चढ़ाई करेंगे, हर जगह क्या करेंगे, लूट मार करेंगे। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, इन सभी को कंट्रोल करता रहता है। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत अगर हम बात करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब जो हमको मुगलिया सत्ता भारत में दिखाई दे रही, वो मुगल सत्ता धीरे धीरे कैसी होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। और जब मुगल सत्ता कमजोर होती चली जाएगी तो दूसरी तरफ उत्कर्ष में हमको दिखाई देंगे कौन, मराठा देखने को मिलेंगे। 1707 वही टाइम है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ जो है हमको मराठाओं का उत्कर्ष देखने को मिलता है। जब प्रथम मराठा पेशवा आते हैं 1313 में, ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और उसी के साथ जो है मराठाओं में पेशवाई की शुरुआत होती है। और उसी समय से उस समय मराठा सरदार हैं छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, और उन्हीं के शासनकाल में क्या है, मराठा अपनी शक्ति को सबसे ऊपर लेकर के जाते हैं। तो देखिए 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, अब क्या करेंगे, अब आफ्टर द डेथ ऑफ, मतलब अगर हम बात करें औरंगजेब यहां पर क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो मुगल है, इसके बाद के टाइम पीरियड को हम कहते हैं उत्तर मुगल काल या मुगल काल का पतन कहते हैं। तो जब आप मुगल काल के पतन की बातों को देखते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरुआत हो जाती है। और यहीं से जब इनकी पतन की शुरुआत होती है, यहीं से मराठाओं का उद्भव शुरू हो जाता है। ठीक है, इस यहीं से किसका उद्भव शुरू हो जाएगा, मराठाओं का उद्भव शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में आपको सबसे पहले मराठा के रूप में अगर हम बात करते हैं तो मराठा दिखाई देंगे आपको पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कब तक पेशवा रहेंगे, बालाजी विश्वनाथ आपको दिखाई देंगे 1713 से लेकर के, ठीक है, कहां तक देखने को मिलेंगे, तो ये दिखाई देंगे 1720 तक। अब इस समय पर क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से पेशवाई की शुरुआत होती है। इसके बाद इनका पुत्र बनता है पेशवा, और पेशवा का नाम है पेशवा बाजीराव। ऐसे आप लोग प्रथम के नाम से भी जानते हो, या बाजीराव बल्लाल भट्ट के नाम से जानते हो, या बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, 1720 से लेकर के 1740 तक, ठीक है, कब तक देखने को मिलेगा आपको, 1740 तक। और यहीं से जो है मराठों का आक्रमण उत्तर भारत की ओर तीव्र हो जाता है। जैसे ही पेशवा बाजीराव प्रथम क्या करेगा, पेशवाई की कुर्सी संभालेगा और पेशवा बन जाता है। इसके पेशवा बनने के साथ ही अब क्या होगा, मराठों की सिर्फ एकमात्र मराठों का उद्देश्य रह जाता है कि पूरे भारत में, पूरे के पूरे उत्तर भारत में हमें क्या करना है, केसरिया ध्वज लहराना है। और इसी क्रम में पेशवा बाजीराव क्या करेगा, बार बार अटैक करेगा, कहां पर, मालवा के रीजन में, और पूरी की पूरी मुगल सत्ता को क्या कर देगा, कमजोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी क्रम में ये क्या करेगा, सबसे पहली बार पेशवा बाजीराव आप लोगों ने रणवीर कपूर की एक मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा पेशवा आता है और कहता है कि मेरी रफ्तार ही मेरी पहचान है। तो ये आपको दिखाई देंगे बाजीराव ही। इन्हीं को आप बाजीराव फर्स्ट के नाम से भी जानते हो। ये सबसे ज्यादा क्या हुए, सबसे ज्यादा फेमस पेशवा हुए। और यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पेशवा है या ऐसा योद्धा है जिसने इतिहास में 40 युद्ध लड़े, और उन 40 युद्धों में से सभी में विजय प्राप्त की। है अपराजित योद्धा है। इतिहास में इसके तरह का कोई आपको योद्धा नहीं मिलेगा। ये अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में नहीं आ रहा। इसने इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े हैं उन युद्धों में क्या किया है, विजय पाई है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने या पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया, सन 1722 में, ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 1722 की बात कर रहे हैं। 1722 में मालवा पर आक्रमण किया। देखो इससे पहले 1703 में
1709 में भी आक्रमण होंगे, लेकिन वो सभी के सभी आक्रमण क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन 1722 में जब ये अटैक करता है तो इस अटैक के माध्यम से क्या करेगा, मालवा में लूटपाट करेगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, अटैक्ड मालवा। कब अटैक किया, तो याद रखिएगा 1722 में पहला अटैक करता है पेशवा बाजीराव। जब पेशवा बाजीराव मालवा पर अटैक करता है तो इस अटैक के बाद क्या करेगा, मालवा को लूट लेता है, मालवा को लूटा। देखिए बेसिकली जब हम मराठों की बात करते हैं तो आपको मराठे किस रूप में दिखाई देंगे, मराठे हम ये कह सकते हैं ये भाई के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आप वर्तमान समय में दाऊद इब्राहिम को देखते हैं या किसी और डॉन को देखते हैं, उसी तरीके से डॉन के रूप में आपको मराठे देखने मिलेंगे। मराठे जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं उस क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी इनके जो टैक्स है उनको वसूल करने के लिए क्या करते हैं, ये हर एक रीजन पर आक्रमण करेंगे। और इसी क्रम में पेशवा बाजीराव ने क्या किया, या पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने अटैक किया मालवा में और मालवा में आक्रमण करके मालवा को लूट लेता है। ठीक है, अब देखिए जब इसने क्या कर दिया, जब इसने मालवा पर अटैक किया, इस समय राज गिरधर बहादुर, आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइम पर मालवा का शासक कौन था, इस टाइम पर मालवा का शासक कौन था, तो याद रखिएगा सॉरी राजा राज बहादुर, या यहां पर राजा दिखाई देंगे। ठीक है, राजा का नाम क्या है, गिरधर बहादुर, राजा गिरधर बहादुर आपको देखने को मिलेंगे। इस समय मालवा का शासक है। इस समय मालवा का शासक था। राजा गिरधर बहादुर, ठीक है, वॉज द मालवा एट टाइम, ये क्या था, इस समय मालवा का रूरल दिखाई देगा। मतलब मालवा का शासक कौन था आपका, तो आप बताएंगे राजा गिरधर बहादुर इस समय मालवा का शासक था। और इसी समय क्या होगा, इसी समय होता है इनका युद्ध, और इस युद्ध को कहा जाता है द बैटल ऑफ सारंगपुर। ठीक है, बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर। और इस बैटल ऑफ सारंगपुर में क्या करेंगे, ये राजा गिरधर बहादुर, क्या नाम है इसका, तो राजा आपको दिखाई देगा जो गिरधर बहादुर, ये क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, मतलब हार जाता है। डिफीटेड, ये क्या हो गया, हार गया। ठीक है, बैटल, यहां से क्या हुआ, अब मालवा पर नींव पड़ेगी किसकी, तब मालवा पर आपको देखने को मिलेंगे मराठा। ठीक है, इस मेटल में क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा सारंगपुर के युद्ध में हार हो जाती है किसकी, राजा गिरधर बहादुर। ठीक है,
ये राजा गिरधर बहादुर कौन है? राजा गिरधर बहादुर एक तरह से आपको कौन दिखाई देंगे? सूबेदार दिखाई देंगे। सूबेदार किसके हैं ये? तो ये मुगल्स के सूबेदार के रूप में देखने को मिलेंगे। और ये क्या हो जाएंगे? इस युद्ध को हार जाते हैं। जैसे ही इस युद्ध को हार जाते हैं, इसके साथ साथ पेशवा अभी कौन है? पेशवा बाजीराव ही है। पेशवा बाजीराव के समय अगर आप सभी को याद हो तो एक युद्ध आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा, और उसमें आपको कौन दिखाई देते हैं? छत्रसाल दिखाई देंगे। छत्रसाल को मुगल सूबेदार था। बंगस। देखिए ये जो विजय चल रही है, ये नर्मदा के उत्तर में, मतलब नर्मदा नदी के उत्तर में मराठों द्वारा किया गया अभियानों की अगर हम बात करते हैं तो मराठा द्वारा किए गए अभियानों में सबसे इंपॉर्टेंट अभियान आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के माध्यम से ये क्या करेंगे? ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय पर आपको कौन देखने को मिलता है? पेशवा बाजीराव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? पेशवा बाजीराव। छत्रसाल को क्या करते हैं? मदद देंगे। बंगस के खिलाफ। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस टाइम पर क्या हुआ? बुंदेलखंड के शासक है, बुंदेलखंड के शासक का नाम है छत्रपाल, छत्रसाल। और छत्रसाल को कौन करता है? मुगल सूबेदार है, और मुगल सूबेदार का नाम है बंगस। और बंगस की सेना क्या करती है? छत्रसाल को चारों तरफ से घेर लेती है। और जब छत्रसाल को चारों तरफ से घेर लेती है तो छत्रसाल क्या करते हैं? मस्तानी को भेजते हैं मुगल किससे? मराठों से मदद लेने के लिए। और मस्तानी बाई आती है मदद की सहायता मांगने के लिए। किसके पास? तो मस्तानी बाई आएंगी बाजीराव के पास मदद मांगने के लिए। और इसी समय बाजीराव क्या करेगा? बाजीराव जो है मराठवाड़ा से उठ करके कहां की ओर चल देगा? मराठवाड़ा से जो है छत्रसाल की सहायता करने के लिए जाएगा बंगस के खिलाफ। और जब बंगस के खिलाफ सहायता करता है तो इस युद्ध में क्या हो जाएगा? बंगस की हार हो जाती है। और जब बंगस की हार हो जाती है तो इस बात से खुश होकर के, बंगस की हार से खुश होकर के जो राजा छत्रसाल थे, राजा छत्रसाल ने क्या किया? बाजीराव को बहुत सारी जगह दे दी। मध्य प्रदेश का जो इनका अपना रीजन था, इनको क्या कर देता है? इनको जो आप सागर, दमोह, धमोनी, सागर, खिमलासा, ग्वालियर, ये सब जो रीजन देखते हैं, राजा छत्रसाल क्या होगा? खुश हो जाएगा। और खुश होकर के बाजीराव तृतीय को क्या बना देता है? अपना तीसरा पुत्र मान लेता है। और तीसरा पुत्र मान करके इसने क्या किया? इस युद्ध के उपरांत जो आप देखते हैं, सागर हो गया, सागर के साथ साथ दमोह, दमोह के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा जबलपुर, जबलपुर का रीजन हो गया हमारा। जबलपुर के साथ साथ आपको दिखाई देगा धमोनी, धमोनी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है सहगढ़। सहगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो हमको दिखेगा खिमलासा, खिमलासा के साथ साथ गुना और ग्वालियर, गुना और ग्वालियर। पेशवा को
दे देता है। देखो आप लोग क्या करते हो अचानक से, हाँ बाजीराव का छत्रसाल के साथ संबंध जो है फिल्म आने से पहले प्रसिद्ध था, बहुत पहले से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिल्म ने तो क्या किया है, बाजीराव को एक योद्धा की जगह जो है क्या बना दिया, एक प्रेमी के रूप में दिखा दिया। इसकी बहादुरी को नहीं दिखाया, जबकि ये क्या है, दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाका है जिसने अपने जीवन में कोई युद्ध ही नहीं हारा। तो ये क्या करता है, ये छत्रसाल की मदद के लिए पहुंचता है। कहां पर, छत्रसाल की मदद के लिए आएगा और इस युद्ध में क्या करेगा, बंगस को हरा देता है। जैसे ही बंगस को हराएगा तो छत्रसाल खुश हो जाएंगे, और छत्रसाल खुश होकर के क्या करते हैं, छत्रसाल खुश होकर के खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के ये क्या करते हैं, इसे अपना तीसरा पुत्र मान लेते हैं। और तीसरा पुत्र मान करके इन्होंने क्या किया, जो इनके पास जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड का रीजन था, बुंदेलखंड के रीजन में इनके पास जो जागीरें थी उनमें इन्होंने सागर, दमोह, जबलपुर, धमोनी, सहगढ़, खिमलासा, गुना और ग्वालियर का क्षेत्र किसे दे देते हैं, तो ये क्षेत्र प्रदान कर देते हैं किसको, पेशवा को। अब ये किसके पास आ गया क्षेत्र, पेशवा के पास आ गया, मराठाओं के पास आ गया। देखिए जब हम मराठाओं के उद्भव को देखते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास देखते समय हम सीधा सिंधिया और भोसले पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं को देख करके मध्य प्रदेश के इतिहास को खत्म कर देते हैं। जबकि मध्य प्रदेश का इतिहास यहां से नहीं, जब आधुनिक भारत की बात करेंगे तो ये सारी वजह ही अब क्या बताएगी हमको कि मराठा कहां कहां पर आ रहे हैं। अब देखिए आप शुरुआत में क्या देखा हमने, मालवा के रीजन को जीता, मालवा के रीजन के बाद अब ये किसे जीत रहे हैं, तो ये अब जो है बुंदेलखंड में मदद करते हैं, और इन्हें क्या मिल जाता है, ये क्षेत्र मिल जाते हैं। और ये क्षेत्र किसके अंतर्गत रहेगा, तो इसके बाद क्या करता है, पेशवा बाजीराव, ठीक है, वन लिख देता हूं नहीं तो आप लोग भूल ना जाओ, पेशवा बाजीराव वापस लौट रहा होगा कहां की ओर, तो फिर वापस मराठवाड़ा जाएगा। और जब मराठवाड़ा की ओर जाएगा तो ये क्या करता है, मराठवाड़ा की ओर जाने से पहले जो हमने अभी रीजन देखे इसको मिला है, उसमें से एक तो सागर, और दूसरा रीजन कौन सा इसके पास, दमोह का जो रीजन मिला इसे, एक हमारे पास क्या हो गया, सागर हो गया, दूसरा कौन सा हो जाता है, दमोह का क्षेत्र हो जाता है। और इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, इन दोनों क्षेत्रों का मतलब सागर और दमोह में इसने गोविंद खेर को अपना प्रतिनिधि बना दिया। गोविंद खेर को अपना प्रतिनिधि बना देता है। ठीक है, किसके रूप में, तो यहां पर आपको देखने जाएंगे। ठीक है, तो पेशवा ने क्या किया, पेशवा ने यहां पर गोविंद खेर को, ठीक है, क्या बना देता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देता है। रिप्रेजेंटेटिव बना देगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बना कहां रहा है, तो बनाता है इन सागर एंड दमोह। ठीक है, कहां पर बना देगा, दो रीजन पर। एक तो सागर और दमोह का रिप्रेजेंटेटिव किसे बना देता है, तो ये बना देता है गोविंद खेर को। आप लोगों ने जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे होंगे या मराठा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब क्या हो जाएगा, पेशवाओं की हार होती है किससे, ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश को इनसे कौन से क्षेत्र मिल जाते हैं, सागर, दमोह और जबलपुर का मिलता है। तो इनके पास क्षेत्र आया कहां से था, तो पहली बात समझिए, इनको मिला था छत्रसाल से। छत्रसाल से जब मिलता है तो आगे चल करके पेशवा बाजीराव क्या करता है, दमोह और सागर के क्षेत्र में गोविंद खेर को क्या बना देता है, अपना प्रतिनिधि बना देता है। जबकि जबलपुर के रीजन पे, ठीक है, जबलपुर का जो आप रीजन देखते हो, जो इनको क्या मिला था, जबलपुर मिला था, जबलपुर। यहां पर क्या करता है, बीसा जी हैं, ठीक है, बीसा जी को प्रतिनिधि बनाता है।
जबलपुर के रीजन में किसे बना देता है, बीसा जी को अपना प्रतिनिधि बना देगा। देखिए बाकी जो आप देखते हैं गढ़मंडला के शासक, अब ये क्या करेंगे आगे चल करके ये अटैक करेंगे। अब इनकी नजरों में आ गया है गढ़मंडला। अब क्या बच गया, तो रानी दुर्गावती वाला क्षेत्र बच गया। जब रानी दुर्गावती वाला क्षेत्र बच जाता है तो ये क्या करेंगे, अब अटैक करेंगे गढ़मंडला पर। ठीक है, किस पर अटैक करते हैं, तो याद रखना जो हम देखे थे हमने कल गढ़मंडला का रीजन, इस गढ़मंडला में क्या करते हैं, अटैक करेंगे। अभी हम मराठों पे ही चल रहे हैं, गढ़मंडला का रीजन। अब इस गढ़मंडला के रीजन पे इस समय गढ़मंडला का शासक है, अगर हम बात करते हैं इसका रूलर कौन है, शासक कौन है, तो इस टाइम पर गढ़मंडला का शासक हमने कल ही देखा था। और गढ़मंडला के शासक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हमको दिखाई देते हैं नरहरि शाह। नरहरि शाह क्या दिखाई देते हैं, तो इस रीजन में हमको शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। इन नरहरि शाह के खिलाफ जो है अटैक करते हैं पेशवा। ठीक है, लेकिन पेशवा स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि यहां पर क्या करेंगे, आबा साहब मोरे। ठीक है, ये क्या है, मराठा सेनापति हैं, मराठा सेनापति हैं। और मराठा सेनापति के रूप में आपको कौन दिखाई देता है, मराठा सेनापति के रूप में आपको देखने को मिलेंगे आबा साहब। पहले व्यक्ति हो गए आबा साहब, और इनके साथ आबा साहब मोरे, और आबा साहब मोरे के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे बापूजी नारायण। बापूजी नारायण क्या करेंगे इनसे, तो युद्ध करेंगे। ठीक है, किसने किसने किया, तो देखो एक तो आपको देखने को मिल जाएगा नरहरि शाह वर्सेस मराठा सेनापति आबा साहेब मोरे और बापूजी नारायण। ये क्या करते हैं, नरहरि को हरा देते हैं। ठीक है, नरहरि को क्या करेंगे, हरा दिया। नरहरि शाह को क्या करते हैं, हरा देते हैं। और नरहरि शाह को हरा देते हैं तो जबलपुर का जो बचा हुआ क्षेत्र था वो भी इनके अंदर आ जाता है। मतलब अब इन्होंने किसको जीत लिया है, गोंडवाना की बहुत सारी रियासतों को जीत लिया, जो आप महाकौशल के रीजन में देखते हैं, जैसे आपने नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ठीक है, ये क्षेत्र देखते हैं। इन क्षेत्रों को जीत लिया और ये जो क्षेत्र इसको मिलते हैं, ये क्या करते हैं, ये नागपुर के भोसले को सौंप देते हैं। नागपुर में आपको कौन दिखाई देता है, भोसले दिखाई देता है। आगे चल करके क्या करेगा, पेशवा इन क्षेत्रों को, जो ये क्षेत्र किससे जीत रहे हैं, नरहरि शाह से जीत रहे हैं, इस क्षेत्र को दे देता है भोसले को। और भोसले से ये क्षेत्र आगे चल करके किससे मिल जाता है, ब्रिटिश को मिलता है। ये क्षेत्र आगे चल करके भोसले से किसको मिलेगा, तो ब्रिटिशर्स को मिलता है। लेकिन इससे पहले किसके पास है, तो नागपुर के भोसले के पास ये क्षेत्र चला जाता है। मतलब उस समय नागपुर के रीजन में आपको दिखाई देंगे रघुजी भोसले, और रघुजी भोसले को ही क्या मिल जाता है, ये पूरा का पूरा रीजन मिल जाएगा। और रघुजी भोसले क्या करेंगे, इस रीजन पर अब शासन और सत्ता चला रहे होंगे। इस युद्ध को जीता किसने था, तो आबा साहब मोरे और बापूजी नारायण ने जीता। और जीत करके क्या किया, जीत करके जो है पेशवा को इसकी सूचना दी। पेशवा ने आगे चल करके क्या किया, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को दे दिया अंडर, नागपुर के अंडर कर दिया, मतलब भोसले के अंडर कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा रीजन किसके अंदर चला गया, भोसले के अंदर चला जाता है। इतिहास में डेट बदलती है और अभी भी पेशवा बाजीराव ही हैं आपके। डेट क्या है, 1731 ईस्वी। ठीक है, इससे पहले एक घटनाक्रम होगा। घटनाक्रम यह है कि जो मराठाओं के सरदार थे, मराठा के सरदारों ने भी क्या किया, क्योंकि देखिए आप जो देखते हैं पंच प्रधान, जिसे आपने मूवी में देखा होगा, पंच प्रधान क्या है, पंच प्रधान सरदार हैं। ये क्या है, ये पेशवा है, ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के अंदर बहुत सारे क्या है, मंत्री हैं, या सैनिक के रूप में आपको सैनिक दिखाई देते हैं। तो इन सैनिकों ने बार बार आक्रमण किया और पूरी तरह से क्या किया, मालवा के रीजन को नेस्तो नाबूद कर दिया। और मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में अब जो है केसरिया ध्वज लहराने लग गया। जब मध्य प्रदेश के पूरे रीजन में केसरिया ध्वज लहराने लग गया तो मराठा सरदारों में आपस में क्या हुआ,
सरदेशमुखी और चौथ को लेकर के झगड़े प्रारंभ हो गए, लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। इसी टाइम पर 1727 में मनहार राव होलकर, ठीक है, मनहार राव होलकर को क्या किया गया, जो मालवा का रीजन है वहां पर 5 गांवों की क्या दे दी गई, सरदारी दे दी गई। मतलब 5 गांवों का या 5 क्षेत्रों का उन्हें क्या बना दिया गया, सरदार बना दिया गया। और साथ ही साथ पवारों को आगे चल करके क्या हुआ, 5 महलों की सनद प्राप्त हुई। आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा इतिहास में 1729 का वर्ष, 1729 के वर्ष में जो है पवार, सिंधिया और साथ में आपको देखने को मिलते हैं यही होलकर, और होलकरों के मध्य क्या किया जाएगा, क्षेत्रों को बंटवारा कर दिया जाएगा। और जब क्षेत्रों को बंटवारा कर दिया जाता है, इसके बाद 3 अक्टूबर 1930 को, ठीक है, 3 अक्टूबर 1930 की डेट, 1730 की डेट आती है, सॉरी, और 1730 की डेट को क्या किया जाता है, होलकरों को सर्वोच्च सत्ता सौंप दी जाती है। किस क्षेत्र की, तो मालवा रीजन की सर्वोच्च सत्ता सौंप दी जाती है और कहा जाता है कि आप क्या हैं, मालवा क्षेत्र के सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित होंगे। और यहीं से क्या होता है, यहां से जो है इनकी शाख बढ़ जाएगी होलकरों की। लेकिन इसी समय साथ में कौन है, सिंधिया भी है। तो सिंधिया भी क्या करते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं और वो भी क्या करेंगे, यहां से ज्यादा रेवेन्यू और साथ में जो है अपनी बहादुरी दिखाएंगे। और उसी के कारण जो है सिंधियाओं को भी इस क्षेत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्षेत्र किसके पास चले जाते हैं, सिंधियाओं को सौंप दिया जाता है। और आगे चल करके 19, ये जो आप 1331 की डेट देख रहे हैं, ठीक है, 1331 में क्या करता है, पेशवा बाजीराव आएगा और पेशवा बाजीराव सभी मराठा सरदारों को अपने पास बुलाता है। और पास बुलाने के बाद जो है पेशवा बाजीराव प्रथम ने अब क्या करेगा, मालवा को मराठा सरदारों के मध्य बांट देगा। ठीक है, क्या करेगा, अब बांट दिया मराठा सरदारों के बीच में। ये जो हमने पूरा का पूरा मालवा का रीजन देखा जहां पर इनकी विजय की स्टार्टिंग हुई थी। अब देखिए जब इसने इस रीजन को बांटना स्टार्ट किया तो इसके बांटते समय इसने क्या देखा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमको दिखाई देता है होलकर। कौन दिखाई दे जाएंगे, होलकर दिखेंगे। दूसरे हमको कौन दिखते हैं, सिंधिया दिखाई देते हैं। तीसरा आपको कौन दिखाई देते हैं, पवार दिखाई देते हैं, जिन्हें आप लोगों ने छोटी पंक्ति और बड़ी पंक्ति के नाम से कभी सुना होगा। तो सबसे पहला आपके पास है होलकर, दूसरा आपको देखने को मिल जाएंगे सिंधिया, ठीक है, क्या दिखाई दे जाते हैं आपको, तो सिंधिया दिखाई देंगे। तीसरा आपको दिखाई देंगे पवार शासक दिखाई दे जाएंगे। इनके बीच में क्या करेगा, आप शासन का बंटवारा कर देगा। शासन का बंटवारा करते समय ये क्या करते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आप रीजन देखते हैं पश्चिमी निमाड़, इनके अंडर चला गया, होलकर को मिल गया। सिंधिया को क्या दे दिया, तो सिंधिया को बांटा तो सिंधिया को दे देता है ग्वालियर का क्षेत्र। ठीक है, क्या दे दिया इनको, ग्वालियर का रीजन दे दिया। आप देखिए, सॉरी, ग्वालियर इनके पास तो बाद में आएगा, ग्वालियर नहीं, उज्जैन देता है सबसे पहला। सबसे पहला इनको क्या मिल गया, उज्जैन मिल गया। इनको क्या मिला, इनको पश्चिमी निमाड़ मिला। पश्चिमी निमाड़ में साथ में इनको मिला रामपुरा और इसके साथ साथ इनको मिलता है भानपुरा। क्या मिल गया, भानपुरा। और इनके अंदर आता है इंदौर का क्षेत्र। सिंधियाओं को उज्जैन मिला, उज्जैन के साथ साथ सिंधियाओं को मिला बुरहानपुर, मतलब पूर्वी निमाड़। और क्या मिला इनको, तो इनको मिलता है हरदा, हरदा वाला क्षेत्र मिला। हरदा के साथ साथ इनको जो रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है मंदसौर का। ये क्षेत्र किसके पास चले जाते हैं,
या आप जो देखते हो शाजापुर वाला रीजन, ये वाला रीजन भी क्या चला जाएगा, तो ये रीजन भी चला जाता है सिंधियाओं के पास। पवार के पास क्या बचता है, तो देखिए पवार दो पंक्ति में बटे हुए दिखाई देंगे, एक तो आपको धार दिखाई देगा, दूसरा क्या दिखाई देता है, देवास दिखाई देता है, तो छोटी पंक्ति बड़ी पंक्ति के रूप में। हाँ बिल्कुल कवर है योगेंद्र जी, बिल्कुल कवर है, ठीक है। मैंने क्या बताया, देखो 1731 ईस्वी की डेट है। पेशवा बाजीराव प्रथम क्या करता है, मालवा को मराठा सरदारों के मध्य बांट देता है। मराठा सरदारों के मध्य बांटता है तो सबसे पहले कौन है, होलकर है। होलकर के साथ साथ हमको कौन दिखाई देगा, सिंधिया और पवार दिखाई देंगे। जो होलकर हमको दिखाई देते हैं, होलकरों के पक्ष में क्या जाता है, पश्चिमी निमाड़, रामपुरा, भानपुरा और इंदौर जाता है। सिंधियाओं के पक्ष में जाता है उज्जैन, बुरहानपुर, हरदा और मंदसौर का रीजन दिया जाता है। धार और देवास किसके पास पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है आपका पवारों के पास, ठीक है। कमेंट जा रहे हैं, राय सिंह रावत जी आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कमेंट किया, देखो मुझ पे आ गया, नहीं मैं कैसे पढ़ पाता। योगेंद्र सिंह जी का आया, उसे भी मैंने पढ़ लिया। तो आप लोग बिल्कुल उसकी चिंता मत करो, आपके पास कमेंट आएंगे। आप देखिए जब 1931 में इनको डिवाइड किया, इसकी औपचारिक घोषणा कब करता है या इसकी औपचारिक डेट कब लाता है, तो याद रखिएगा इसकी औपचारिक घोषणा आगे चल करके पेशवा, अभी ये कैसे बांट रहा है, मौखिक रूप से। इसकी जो औपचारिक घोषणा है, औपचारिक घोषणा का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के आधार पर, और उस पर थोड़े बहुत संशोधन करेगा। 1732 में कर देता है। औपचारिक घोषणा कब हो गई, 1732 में हो गई। अब 1732 में अब क्या हो गया, अब आप पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का रीजन देखते हैं, ये मराठा सरदारों में बट गया है। जो जबलपुर वाला रीजन देख रहे थे वो किसके पक्ष में है, तो वो अभी आपको देखने को मिलेगा पेशवा के पास, ठीक है। नर्मदा जो रीजन आप देखते हैं वो किसको दे दिया उसने उठा करके, उसके बाद वो पूरा का पूरा रीजन जो जबलपुर वाला था उठा के दे देता है आपका नागपुर के भोसले के पास, ठीक है। इतनी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि जब ब्रिटिशों से युद्ध होगा तो यही क्षेत्र क्या करेंगे, ब्रिटिश को वापस देंगे, जिसमें क्या बनी थी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनी थी। और आगे चल करके क्या होगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो रीजन देखेंगे, और साथ में जो आप मध्य भारत देखते हो जहां पर मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, तो ये क्षेत्र किनके पास है, अभी सिंधियाओं के पास है। अब देखिए यहां से बात आगे चलती है, और आगे आकर के क्या है, ये बातें हमको यहां तक देखने को मिली। अब जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके क्या हो जाएगा, अब अभी इनका विजय अभियान रुका हुआ नहीं है, अभी इनका विजयी अभियान इन्होंने रोका नहीं है, बल्कि ये चल रहा है। और इसी क्रम में पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा कौन है, बाजीराव ही है। यही क्या करेगा, सबसे ज्यादा मराठाओं के लिए विजय लेकर के आएंगे, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने इन द ईयर ऑफ 1737 में, ठीक है, कब की बात है, 1737 ईस्वी की बात है। और 1737 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने भोपाल में युद्ध लड़ा, और इस युद्ध को कहा जाता है द बैटल ऑफ भोपाल। कहां पर लड़ाई करने जाएगा, द बैटल ऑफ भोपाल में लड़ाई करने जाएगा। द बैटल ऑफ भोपाल में आमने सामने कौन है, तो याद रखिएगा एक तरफ आपको दिखाई देगा बाजीराव मतलब पेशवा, हमारे सामने क्या पेशवा बाजीराव है। किसके विरुद्ध लड़ेगा, तो याद रखिएगा हैदराबाद का निजाम है। और इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और पेशवा अपनी चतुराई से क्या करेगा, इस युद्ध को जीत लेता है, ठीक है। पेशवा क्या करेगा, इस युद्ध को जीत लेगा, ठीक है। किसे कर देता है, तो याद रखिएगा ये डिफीट कर देता है, पेशवा जीत लेगा। निजाम ऑफ हैदराबाद,
ठीक है, हैदराबाद के निजाम को हरा दिया। अब इसने, अच्छा सागर जी, अभिषेक सिंह जी भी पूछ रहे हैं, अभी बता दूंगा आप लोगों को, आखिरी तो सुन लो, इतिहास तो जान लो मध्य प्रदेश का। 8 क्लासेस कही थी, कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं, 5 और बची हैं, 5 में खत्म कर दूंगा, आप लोग खुश रहो। अभिषेक सिंह जी 5 क्लास और पढ़ाऊंगा, ठीक है, खुश हो जाओ। बस ना यही चाहिए था कि सर कब खत्म करोगे, कर दिया, 5 क्लास और बस। तो याद रखो यहां पर मैंने क्या बताया, पेशवा बाजीराव है। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने इन द ईयर ऑफ 1737 को द बैटल ऑफ भोपाल, मतलब भोपाल के युद्ध में, ठीक है, किसके खिलाफ लड़ा गया? भोपाल का युद्ध लड़ा जाता है। और जो द बैटल ऑफ भोपाल है, इसमें पेशवा बाजीराव वर्सेस हैदराबाद का निजाम है। और आपको जो निजाम दिखाई दे रहे हैं हैदराबाद का, इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में पेशवा बाजीराव डिफीट कर देता है, हरा देता है, किसको? भोपाल के निजाम को हरा देता है। और जब भोपाल के निजाम को हरा देगा तो इसके बाद ये क्या करता है, जैसे ही हार जाता है निजाम, तो हारने के बाद इन दोनों के मध्य एक संधि होती है और इसे हम कहते हैं दौरा सराय की संधि। दोनों के मध्य संधि होगी और इस संधि को कहा जाता है दौरा सराय की संधि या ट्रीटी ऑफ दौरा सराय। ट्रीटी ऑफ दौरा सराय की ये क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल राय सिंह रावत जी, बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा पेपर, मैं हमेशा कराता रहता हूं। आप लोगों का मन है, पेपर बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो कल पेपर रख दूंगा, ठीक है। कल आप लोग एक काम करना, तैयार करके आना, ठीक है, ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर, और शाम को 6:30 बजे मिलना, आप सभी का टेस्ट लूंगा, देखता हूं कितनी बातें आप लोगों को याद है, ठीक है। दोनों के बीच कौन सी संधि हुई? तो दोनों के बीच होती है द ट्रीटी ऑफ दौरा सराय। इस ट्रीटी का नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। किसके किसके मध्य हुई है? पेशवा बाजीराव और साथ में कौन है? हैदराबाद का निजाम है। इन दोनों के मध्य जो है ट्रीटी होती है और ट्रीटी के माध्यम से हैदराबाद का निजाम क्या स्वीकार कर देता है? अभी बताता हूं सागर जी, चलो आ जाओ। इसके माध्यम से क्या हुआ? दौरा सराय की संधि। दौरा सराय की जो संधि करते हैं, तो दौरा सराय की संधि के माध्यम से निजाम क्या करता है? निजाम जो है एक तो नर्मदा नदी, दूसरी है चंबल नदी, दूसरा क्या है? चंबल के मध्य का भाग मराठों को दे देता है। आप देखो पूरा मध्य प्रदेश किसके पास आ गया? मराठों के पास आ गया। ये इतनी कहानी आपको इसीलिए बताई थी कि आपको क्या दिखाई देगा, मराठों का आधिपत्य कैसे मध्य प्रदेश में आया। तो मराठे एक एक करके सभी से जीतते रहे और जीतने के बाद पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का जो आप रीजन देखते हो, वो सभी रीजन किसके पास आ जाते हैं? मराठों के पास आ जाते हैं। और मराठे के पास पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? पेशवा बाजीराव का। कब से चल रहे हैं हम? तो याद रखना, ये व्यक्ति चल रहा है 1720 से लेकर के 1740 तक आपको देखने को मिलेगा। ये अगले अभियान के लिए जैसे ही 1740 में निकलते हैं तो क्या होता है? रावड़खेड़ी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी रावड़खेड़ी में क्या है? तो आपको इनकी समाधि देखने को मिलेगी, ठीक है, पेशवा बाजीराव की, जो मैंने आपको रावड़खेड़ी बताया था। तो रावड़खेड़ी में ये अपने अंतिम अभियान की ओर जा रहे थे, तभी क्या होता है? ये बुखार से पीड़ित होते हैं और इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इसी के साथ अब क्या चालू हो जाएगा? अब चालू होता है मध्य प्रदेश में होलकर सिंधियाओं का इतिहास शुरू हो जाएगा और पवारों का इतिहास शुरू होगा। और साथ में हमको एक साथ इनके पैरेलल कौन दिखाई देगा? ब्रिटिश दिखाई देंगे।
अभी जब तक पेशवा बाजीराव है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में मर जाता है। और इस 40 वर्ष की उम्र में ये क्या करता है, पूरे के पूरे उत्तर भारत में केसरिया ध्वज लहरा देगा। और इस दौरान ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद क्या, मराठाओं की स्थिति मजबूत हो जाती है। लेकिन अब जैसे ही इसकी मृत्यु होगी, धीरे धीरे मराठा जो सरदार हैं, मराठा सरदारों में क्या हो जाएगा, फूट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के क्रम में जो है क्या होता है, मध्य प्रदेश में अलग अलग रियासतों का जन्म होता है। सबसे पहला आकर के हेडिंग डालो, होलकर वंश। होलकर वंश आ जाते हैं। होलकर वंश की बात करते हैं। आप देखिए, जब होलकर वंश की बात करते हैं तो होलकर वंश की स्थापना किसने की, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यही होना चाहिए। तो होलकर वंश की जो स्थापना करते हैं, या इसके संस्थापक हैं, संस्थापक के रूप में आपको दिखाई देंगे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ही क्या है, होलकर वंश के संस्थापक हैं। मल्हार राव होलकर ने 29 जुलाई, ठीक है, इनको ये जगह कब मिली है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 1732 में ऑफिशियल इनको मराठाओं का जो ऑफिशियल गजट है, उस गजट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और ये इस क्षेत्र के क्या बन जाते हैं, पहले मराठा सरदार बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो रीजन है ये कैसे है, तो ये आपको दिखाई देंगे फर्स्ट मराठा सूबेदार, ठीक है, ऑफ मालवा। सूबेदार हैं मल्हार राव होलकर। ये पहले सूबेदार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इनको मिला कैसे, तो ये इनको मिला था जुलाई 1732 में। पेशवा बाजीराव ने क्या किया था, एक औपचारिक, अरे सागर जी मैं आखिरी में बता देता, आप इतनी बार कह रहे हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि YouTube में बहुत सारे, आप इतना परेशान मत हो। वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप क्या करो, रोजगार निर्माण आता है वीकली न्यूज़पेपर है। रोजगार निर्माण वीकली न्यूज़पेपर को अगर आप कवर कर लेते हो तो आप मध्य प्रदेश में पूछे जाने वाले सभी करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आप ये समझो कि आपको अगर मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर करना है तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आप यूट्यूब में जाएं, और यूट्यूब में जाएंगे तो वहां पर डालिए डेली, ठीक है, एमसीक्यूज। और डेली एमसीक्यूज जो एमपी के आप करंट का देखेंगे 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चंस में आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, और इन 10 मिनट में क्या करो, आप कवर कर लो। मेन जो आपके पास 6 मंथ का जो है, मैंने आपको क्या है ऐप में प्रोवाइड भी करा दिया मध्य प्रदेश का करंट। अगर आप लोगों ने वहां से देखा होगा तो जो प्रमुख करंट है वो आपके पास कहां पर पहुंच गया होगा। देखिए आपके पास ऐप में भी डला हुआ है। तो इस बात को याद रख करके चलिए कि आपके पास करंट यहां से, और दूसरा क्या कर सकते हो, यूट्यूब से कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो जीके टुडे का, ठीक है, या जागरण जोश का नाम सुना हो, जागरण जोश से भी एक आध क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश स्पेसिफिक कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके माध्यम से आप क्या कर पाए, सारे जीके को कवर कर पाए। एकमात्र आपके पास जो सहारा बनता है वो बनता है यूट्यूब का, और यूट्यूब को फॉलो करिए, विश्वास मानिए वहां से आपका हो जाएगा। और साथ में मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सीरीज जब आप लोगों के लिए फ्री लेकर के आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा उसमें जो है एक दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लगवा दूं, और पूरे 1 साल के जो है आपके क्या लगवा दूंगा, मैं एमसीक्यूज लगवा दूंगा साल भर के, ठीक है। साल भर का जितना, मतलब साल भर कहने का मतलब है 2020 का आप करंट मुझ पे छोड़ दो, आगे कभी कवर कर लो। सन 2020 के पूरे करंट मैं करा दूंगा,
ठीक है, करंट अफेयर्स की आप चिंता यहां की 2020 की छोड़ दो। 2020 का करंट मैं आपको करवा दूंगा, ऐप में मैं लेकर के आ रहा हूं डिस्ट्रिक्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री, और उसी में क्या करूंगा मैं आपका ये वाला पोर्शन भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नहीं भी करूंगा तो मैं आपको एमसीक्यूज जो है पूरा का पूरा नोट्स एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। देखो, जो मल्हार राव होलकर को शुरुआती दौर पर जो जगह मिल रही है, अभी हमने देखा था कि होलकर वंश को क्या मिला, तो शुरुआती दौर पर इनको मिलता है इंदौर, और इंदौर के साथ जो इनको प्राप्ति होती है, इनको प्राप्त हो जाएगा आपको देवलपुर, और साथ में बेटवा सहित लगभग 28 परगने इसमें शामिल थे। और ये पूरे के पूरे परगने किसके पास आ जाते हैं, होलकर वंश के पास चल करके चले आएंगे। और इसी के साथ ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और मराठा सरदारों की कहानी आगे बढ़ते हुए जब मल्हार राव होलकर जीवित हैं अभी, इसी समय पर अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक डेट है आपकी 14 जनवरी 1761। ये डेट किसी को मालूम है? हाँ, देखो वही जो 20 से चेंज हुआ है वही वाला सिलेबस चलेगा। 20 और 21 का सिलेबस चेंज है नैनिका यादव जी। 19 तक जो सिलेबस था वो अलग है, 20 से क्या हो गया है, पीएससी का सिलेबस चेंज हो गया, उसमें आयोग आ गया है आपका। आयोग जैसे आप चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सारी बातें देखते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। उसकी भी डिटेल में चर्चा कर लूंगा किसी दिन। चलो, ये डेट के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, 14 जनवरी सन 1761 के दिन क्या हुआ था? कोई बता सकता है? 14 जनवरी सन 1761 या 14 जून। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलेगा। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हो जाता है, मराठाओं की हार होती है, और मराठाओं की हार होने के बाद क्या करेंगे, मराठा जो है वहां से जो बच जाएगा वो निकल के भगेंगे। तो अगर हम बात करें आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मल्हार राव होलकर लौट करके आएंगे, और मल्हार राव होलकर क्या करेंगे, मल्हार राव होलकर लौट करके पहुंच जाएंगे वापस इंदौर, और इंदौर पहुंच करके ये क्या करेंगे, होलकर ने इंदौर पर कब्जा कर लिया। क्योंकि अब इनको यह बात मालूम है कि मराठा शक्ति का क्या हो चुका है, पराभव हो चुका है। मराठा शक्ति क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, और अलग अलग सरदारों के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस रीजन को अपने कब्जे में ले लिया, और ये क्या बन जाते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन के किंग मेकर के रूप में निकल करके सामने आएंगे। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने क्या कर दिया, इस रीजन को अपने कब्जे में ले लिया, और अपने कब्जे में लेकर के इस क्षेत्र पे क्या कर देते हैं, एक अलग रियासत के रूप में होलकर वंश जो है यहां से चलना पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चल करके जो आपको होलकर रियासत या मध्य प्रदेश के इतिहास में बदलाव दिखाई देता है, ये क्या करेंगे, इस रीजन पर अपना कार्यभार चलाते रहेंगे, और मराठाओं के सरदार के रूप में ये क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। लेकिन आगे चल करके 26 मई की डेट है, और 26 मई सन 1766 की वो डेट थी जब क्या हो जाता है, मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं को आलमपुर में
अब इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राजा कौन है, मल्हार राव होलकर। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु होती है, तो याद रखिएगा आलमपुर में। ठीक है, आलमपुर में इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी आलमपुर में डेथ हो जाती है तो इनकी समाधि का निर्माण कहां पर किया गया है, तो देखो आप लोगों ने जो है भिंड सुना होगा, और भिंड में भी कौन सी जगह सुनी है, तो आप लोगों ने तहसील का नाम सुना होगा, लाहौर तहसील। ठीक है, कौन सी तहसील हो जाती है, लाहौर तहसील हो जाती है। तो भिंड में इनकी समाधि है। इनकी समाधि कहां पर अवस्थित है, तो भिंड में अवस्थित है। ठीक है, भिंड जिले में इनकी समाधि स्थित है। किसकी, मल्हार राव होलकर की जो आप समाधि देखते हो वो आपको कहां पर मिलेगा, हाँ छतरी भिंड में है समाधि, या आप इन्हें क्या कहते हैं, छतरियां कहते हैं। ठीक है, तो इनकी छतरियां आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, भिंड में इनकी छतरी देखने को मिलेगी। इसे आप छतरी भी कह सकते हो, समाधि भी कह सकते हो। ठीक है, कब्र भी कह सकते हो, मैं कुछ भी मैं कह दूं तो आप उससे मतलब समझिएगा कि इनकी आपको कहां पर दिखाई दे जाएगी, भिंड में इनकी छतरी देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, मल्हार राव होलकर की। अब जब मल्हार राव होलकर की डेथ हो जाती तो इनका अपना एक पुत्र है, और उस पुत्र की डेथ हो चुकी होती, लेकिन इनके क्या है, एक नाती है। ठीक है, और नाती का नाम क्या है, माले राव होलकर है। अगले रूप में हमको क्या दिखाई देंगे, माले राव होलकर दिखाई देंगे। देखो जब आप बुक पढ़ोगे तो माले राव होलकर की चर्चाएं नहीं आती, बल्कि क्या किया जाता है, माले राव होलकर को सीधा सा इग्नोर कर दिया जाता है, और कहां पर हम पहुंच जाते हैं, अहिल्याबाई होलकर जी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन माले राव होलकर जो है आपको राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कब से कब तक, तो 1766 से लेकर के 67 तक, बस 1 साल का कार्यकाल रहेगा, और इस साल के कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जो मालेराव होलकर हैं, मालेराव होलकर जो है पुत्र नहीं है, बल्कि ये किसके पुत्र हैं, तो देखो इनकी जो माता है और पिता, ठीक है, माता का नाम क्या है और साथ में पिता का नाम, तो देखिए माता है इनकी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर दिखाई देंगी आपको। दूसरी तरफ आपको पिता के रूप में इनको क्या दिखाई देगा, खांडेराव होलकर। इनकी ये क्या है, संतानें हैं। एकमात्र संतान है। और 67 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही मालेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, अब मालेराव होलकर के पास क्या है, मालेराव होलकर के पास के बाद जो है, अब जो है होलकर वंश में कोई भी राजा के रूप में नहीं दिखाई देता है। तो इनके आफ्टर द डेथ ऑफ मालेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर क्या करेंगी, पेशवा से अनुमति लेंगी। ठीक है, किससे अनुमति लेती हैं, तो पेशवा से। देखो मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु के बाद क्या किया जाएगा, मालेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात अब बातें बदल जाएंगी। मालेराव होलकर की मृत्यु होने के बाद जो है, अब रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई क्या करेंगी, पेशवा से जो है क्या करेंगी, अनुमति लेंगी। ठीक है, तो अगला हमको कौन दिखाई देगा, अहिल्याबाई होलकर दिखेंगे। अहिल्याबाई होलकर, सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखना है हमको। अहिल्याबाई होलकर जी हमको कब से कब दिखाई देती हैं, तो देखो ये 67 से लेकर के चलेंगी, और 95 जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये क्या करती हैं, शासन करती हैं। ठीक है, तो आपको यहां से 1767 से लेकर के 17
95 तक आपको कार्यकाल देखने को मिल जाएगा अहिल्याबाई होलकर जी का। इन्होंने क्या किया, जब मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई तो मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद क्या करती हैं, परमिशन लेंगी। ठीक है, किससे लेती हैं, तो पेशवास परमिशन। इनको किसकी परमिशन मिल जाती है, तो पेशवा की जो है परमिशन मिल जाती है। और पेशवा की अनुमति से ये क्या बन जाती है, महारानी बनती है। और मल्हार किसके, मालेराव होलकर के रूप में ही ये क्या करेंगी, मालेराव होलकर के नाम से ही ये क्या कर देंगी, शासन की बागडोर संभाल देंगी। पेशवा से अब इनको क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। और जब पेशवा से परमिशन मिल जाती है तो ये क्या करती हैं, पेशवा से परमिशन लेकर के शासन सत्ता अपने हाथ पर ले लेती हैं। प्रशासन का कार्य स्वयं ले लेती हैं। परमिशन किससे मिली है, तो परमिशन मिली है पेशवा से। अब जब पेशवा से इनको परमिशन मिल गई तो ये क्या करती हैं, जैसे ही अपने हाथों पर प्रशासन की बागडोर लेती हैं, इसके बाद अब इनको सिपा सलाहकार की भी जरूरत है। तो सिपा सलाहकार के रूप में मल्हार राव होलकर के सबसे विश्वसनीय हैं। मल्हार राव होलकर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति का नाम है, ठीक है, कौन दिखाई देगा, तो विश्वास पात्र व्यक्ति अधिकारी के रूप में दिखाई देंगे आपको तुकोजी होलकर। ठीक है, विश्वास पात्र तुकोजी होलकर देखने को मिलेंगे आपको। आपको कौन दिखाई दे गया, तुकोजी होलकर दिखाई दे गया। और ये क्या करेंगी, इन्हीं तुकोजी होलकर को क्या बना देती हैं, अपना प्रधान सेनापति बनाया। ठीक है, भारत की सबसे सफल महिला शासिकाओं में से अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सबसे टॉप पर आता है। और अहिल्याबाई होलकर जी को कहा जाता है कि ये इन्होंने क्या किया, अपने शासन काल के दौरान जो है सबसे ज्यादा परोपकारी कार्य किया और लोगों की भलाई के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, अहिल्याबाई होलकर जी ने जो है, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, इन्होंने जो है तुकोजी होलकर को क्या बना दिया, अपना प्रधान सेनापति बना दिया। साथ में अहिल्याबाई होलकर जी ने क्या किया, अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, या हम कह सकते हैं सेकंड कैपिटल बना दी इन्होंने। और सेकंड कैपिटल के रूप में किसे बनाया इन्होंने, महेश्वर को जो है अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। अहिल्याबाई जी होलकर ने क्या किया, महेश्वर को जो है अपनी सेकंड कैपिटल के रूप में बनाया। ये महेश्वर वहीं पर है जहां पर आप क्या देखते हैं, अहिल्या घाट देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अगला काम अहिल्या घाट का निर्माण कराया। अहिल्या घाट आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो ये भी महेश्वर में है। ये नर्मदा जी पर बना हुआ सबसे बड़ा घाट है। ठीक है, पक्के घाटों की बात करें तो नर्मदा जी पर बनाया गया सबसे बड़ा घाट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इस अहिल्या घाट की बात करते हैं तो इसी अहिल्या घाट में आप लोगों ने एक उत्सव बताया था मैंने, निमाड़ उत्सव, अगर आप लोगों को याद हो। इस निमाड़ उत्सव की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये निमाड़ उत्सव 3 दिन तक चलता है। और शुरुआत कहां से होती है, इसी अहिल्या घाट से इसकी शुरुआत होती है। अब यहां पर क्या किया, अहिल्याबाई होलकर ने जो है यहां पर क्या बना दिया, आपका अहिल्या घाट का निर्माण कराया। अहिल्या घाट,
ठीक है, अहिल्या घाट है कहां पर, अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये महेश्वर में है। निर्माण किसने कराया है, अहिल्याबाई होलकर ने कराया। आप देखिए यहीं से आपको निर्माण उत्सव की जानकारी मिलेगी। आगे चल करके क्या होता है, आगे चल के 13 अगस्त 1795, 13 अगस्त 1795 को इनकी डेथ हो जाएगी, मतलब मृत्यु हो जाती है किसकी, अहिल्याबाई होलकर जी की। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। आप लोगों से पूछा जाता है कि अहिल्या उत्सव कहां पर मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अहिल्या उत्सव शुरू करते हैं। उत्सव इंदौर में मनाया जाता है। ठीक है, इनके नाम पर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने इन द ईयर ऑफ 1997 में एक अवार्ड स्टार्ट किया जो आदिवासी कला के लिए दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। और वो कहां पर दिया जाता है, आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है, 2 लाख रुपए की इनामी राशि है। आप चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, होलकर वंश के अगले शासक आएंगे अहिल्याबाई होलकर जी की मृत्यु के बाद, और इनका नाम है तुकोजी राव होलकर। अभी हमने जिन्हें क्या देखा था, प्रधान सेनापति, ये गोद लिए हुए पुत्र के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। तुकोजी राव होलकर अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद ये क्या बन जाते हैं, तो ये अगले पेशवा बनेंगे। ठीक है, तो ये किसके बाद बनते हैं, तो याद रखना आफ्टर द डेथ ऑफ अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी के मृत्यु के बाद बन जाते हैं। इसके आगे की बातें जो है हम कल देखेंगे, नहीं यहीं पर चाहो तो लिख लो। इसके बाद क्या होता है, 1 साल बाद ही, 2 साल बाद ही क्या होता है, सन 15 अगस्त 1797 इनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाएगी, मतलब मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के उपरांत शासक बनेंगे इनके पुत्र। ठीक है, बस इतनी बातें थी। हाँ, अब आप लोग पूछ लो, पूरा 8 बज चुका है, जल्दी से क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे थे। नमस्कार मानेश जी, लेट हो जाते हो आप लोग। चलो इतनी बातें क्या थी आज की क्लास में। कल की क्लास इसके आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि इसको ग्वालियर में सिंधियाओं को देखेंगे, और थोड़ी सी बातें अभी बहुत सारी बची हुई किसके विषय में, तो अभी बातें थोड़ी बहुत बची हुई है इन्हीं होलकरों के विषय में, क्योंकि यहां से अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन अब क्या है, एमपीपीएससी जैसे जैसे अपने सिलेबस से चीजों बातों को अलग कर रही, मतलब सिलेबस से कुछ जैसे एक्टों को अलग किया है, यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, और कल इसके आगे की बात कर रहे होंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। सिक्स मंथ है अरुणा शुक्ला जी। पेपर अच्छा पीएससी के पेपर के लिए बता देगा, बिल्कुल बता देगा। माने जी आप क्या करते हैं, देखिए दूसरी क्लास होने वाली होगी सेम लिंक पर, तो हम जो है इसके विषय में बाद में बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम बात कर लेंगे उसके विषय में। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलते हैं और कल हम बातों को अपनी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अरुणा जी आप जल्दी याद आइएगा, और शुरुआत के 10 मिनट हम बात करते हैं, उस समय पे आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और नौकरी लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।
अभी भी नहीं आ रही है आवाज? मैंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, कल बात कर लेंगे शुरुआती 10 मिनट में। ठीक है, कल 10 मिनट, शुरुआती 10 मिनट में बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे और मुलाकात करते हुए हम आगे की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बात कर लूंगा। देखो आप लोगों को मैंने नंबर भी दिया था, आप लोग क्या करो चाहो तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके सभी जवाबों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।